क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा पंपन द्वीप किस राज्य में स्थित है? प्रति वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साल 2020 का साहित्य का नोबेल पारितोषिक किसको प्रदान किया गया? डिजिटल सेवा सेतु का शुभारंभ कहां किया, किसने किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पारितोषिक 2020 का दिया गया है लुईस ग्लुक को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लुईस ग्लुक, और वो एक अमेरिका की जानी मानी लेखिका है। नाम क्या है? लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाती है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और आपको भी पता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जब नोबेल पारितोषिक प्रदान किया जाता है तो ऐसे 6 क्षेत्रों हैं। और यहां जब हम बात करते हैं साहित्य के नोबेल पारितोषिक की तो यहां मैंने आपके सामने जो ऑप्शन रखे थे इनकी मैं आपको क्लियरिटी कर देता हूं। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडका को दिया गया था, जबकि 2018 का साहित्य का नोबेल पारितोषिक ओल्गा टोकारचुक को दिया गया था। और 2017 की नोबेल पारितोषिक की बात करें तो जापान के लेखक नाम क्या है? काजुओ इशिगुरो। क्या नाम है? काजुओ इशिगुरो। उन्हें 2017 का साहित्य का नोबेल पारितोषिक दिया गया था। लेकिन बात करंट को लेकर करें तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? लुईस ग्लुक को। और दोस्तों इसी तरह मैं आपको आगे बताना चाहूंगा तो लुईस एल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में प्रोफेसर है। उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां की है? न्यूयॉर्क की। और नोबेल पुरस्कार के तहत क्या प्रदान किया जाता है? स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग 8.20 करोड़ रुपए होते हैं 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के। और यह राशि दी जाती है। और स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है, करेंसी है। दोस्तों आपको कैसा लगता है? मैं ज्यादा से ज्यादा इमेजेस के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारा जो साइकोलॉजी कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इमेजेस के जरिए यदि सीखते हैं तो लंबे अरसे तक याद रहता है। यदि हमारा तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अक्टूबर को। और आज ही 10 अक्टूबर है, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता लाना और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करना। और आपको भी पता है कि कोविड-19 के कारण बहुत से ऐसे जो फ्रेंड हैं वो दोस्तों मेंटली स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से कोई एग्जामिनेशन का आयोजन भी केंद्र या तो राज्य सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। लेकिन हम यह महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की, तो इस साल की थीम क्या रखी गई है? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। इंग्लिश में कहें तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, जो 2020 के यह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम रखी गई है। और कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और जब इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं तो 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह हमारे भारत देश में 9 से 12 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। और हाल ही में 1 से 10 अक्टूबर तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आए तो वो यहां मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं।
यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ पढ़िए। 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। उसके बाद 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। हमारे पूज्य बापू श्री की जन्म जयंती के अवसर पर समूचे विश्व में यह अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 से 8 अक्टूबर की समयावधि को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया। कब? 4 अक्टूबर को। और 4 से 10 अक्टूबर की समयावधि को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है। कब? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर की समयावधि को। और उसके बाद आया 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को यह वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया गया, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा यह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और अब आज ये 10 अक्टूबर और आज 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? डिजिटल सेवा सेतु नामक कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, गुजरात सरकार। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने यह डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो यह डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की किस योजना के तहत की गई है? भारत नेट परियोजना के तहत गुजरात में यह डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई ग्राम कार्यालय मिलेगा, ताकि ग्रामीणों को तालुका या जिला स्तर के कार्यालयों में जाना न पड़े। सभी ग्राम पंचायतों को गांधीनगर के स्टेट डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा, यानी कि इसे मिनी सचिवालय का दर्जा दिया गया है ग्राम पंचायत को। और बहुत से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब ग्राम पंचायत इश्यू करेगी। और कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में ग्रामीणों को राशन कार्ड, विधवा, मूल निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक, भाषा आधारित अल्पसंख्यक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, अस्थायी और आय प्रमाण पत्र जैसी 20 सुविधाएं यहां पेश की जाएगी। और मुख्यमंत्री श्री ने कहा है कि यह सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ाकर 50 तक ली जा सकेंगी। और यह डिजिटल सेवा सेतु अब कहां उपलब्ध है दोस्तों? गुजरात में। और गुजरात में यह लगभग 83% गांव जो भारत नेट कनेक्शन से जुड़ चुके हैं और इसे जल्द ही 100% तक ले जाया जाएगा। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में सुर्खियों में रही रोगन आर्ट किस राज्य की एक प्राचीन कपड़ा कला है? रोगन आर्ट गुजरात के कच्छ जिले की एक प्राचीन कपड़ा कला है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था गुजरात। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से सटा हुआ। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है, जिसके वास्तुकार है राम वी सुतार। और एशियाटिक लायन कहां पाया जाता है? गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले में। चौथा क्वेश्चन, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के प्रमुख कौन थे? एक तरफ से आपको यह हिस्ट्री का क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन हाल ही में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सुर्खियों में रहा और इसके प्रमुख थे सरदार अजीत सिंह संधू, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और सरदार अजीत सिंह संधू कौन थे? तो हमारे सरदार भगत सिंह के चाचा। तो हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है? हालिया कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में प्रमुख रहे सरदार अजीत सिंह संधू को याद किया गया। आपको भी पता है कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक जो पारित किया है उनको लेकर बहुत से राज्यों में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसीलिए यह सरदार अजीत सिंह संधू सुर्खियों में आए।
पंजाब में 1 सदी पहले शुरू हुए पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह संधू थे, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यदि वयस्क होने से पहले सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है तो भूमि छोटे बेटे के अधिकारों में नहीं रहेगी, बल्कि यह सरकार की संपत्ति बन जाएगी। इस तरह का जो कानून था अंग्रेज शासन काल में, तो इसका विरोध किया था हमारे इस सरदार जी ने, और इसीलिए यह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन उन्होंने चलाया था, जिसका नेतृत्व भी किया। और इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच असंतोष पैदा हुआ। वर्ष 1907 में लायलपुर में अजीत सिंह संधू ने इस असंतोष को व्यक्त करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। और यहां आप देख सकते हैं सरदार अजीत सिंह, उनके सम्मान में हमारी भारत सरकार ने एक पोस्टल टिकट भी जारी किया था। और एक आकर्षक नारा क्या है, पगड़ी संभाल जट्टा, जो इस आंदोलन का नाम था। और यह नाम जंग स्याल अखबार के संपादक बांके लाल के गीत से प्रेरित था। तो यह हिस्ट्री की बात आपको याद रखनी है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिरकॉन का परीक्षण किसने किया? दोस्तों, यहां जिस तरह हमारे भारत देश के DRDO द्वारा विकसित एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसी के तर्ज पर हाल ही में एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है जिरकॉन भी कहा जाता है, तो इसका सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, रूस देश। और यहां पर पढ़ सकते हैं जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका परीक्षण किया है दोस्तों रूस देश ने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस मिसाइल का परीक्षण बेरेंट सागर में किया गया। कहां पर? बेरेंट सागर में। और इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा स्पीड, जिसे हम स्पीड की बात करें तो मैक 8 से 450 किलोमीटर की दूरी की तय की और अपने नकली लक्ष्य को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, कितनी ज्यादा स्पीड हम कह सकते हैं? 8 मैक स्पीड पाई है यह जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने। और हाइपरसोनिक मिसाइल की दुनिया में सबसे आगे की बात करें तो सबसे आगे कौन चल रहा है? रूस देश चल रहा है। भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी जिरकॉन पर ही आधारित है, यानी कि टेक्नोलॉजी है वो मिलती जुलती है। और रूस के अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का रोकने की क्षमता नहीं है। यानी कि कुछ इस तरह की डिफेंस रखता है रूस देश, जो अन्य किसी भी देश के पास नहीं है। और इस सिस्टम का नाम है S-500। और रूस की बात करते हैं तो मैप में देख सकते हैं यह है रूस देश। और रूस के अगल बगल में चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड जैसे देश स्थित है। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इतने फैक्ट याद रख लीजिए। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया? नाम बहुत लंबा होता है, क्या है? सबा अल खालिद अल सबा ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के? कुवैत देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, कुवैत। लेकिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा के नेतृत्व वाली कुवैत सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनाव के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि नवंबर 2020 में यह चुनाव आने वाला है, इसीलिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और वर्तमान में अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख है। लेकिन यह फैक्ट आपको याद रखना है। इतना बड़ा लंबा नाम आपको याद रहे न रहे, लेकिन यह फैक्ट याद रखो, कुवैत की कैपिटल का नाम है कुवैत सिटी। और कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और आप मैप में देखें कि भारत के लोकेशन के लिहाज से कुवैत कहां पर स्थित है? तो यहां पर है अरब सागर, यहां पर है दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान, और यहां से बढ़ते हुए यहां पर स्थित है कुवैत देश। 7वां क्वेश्चन,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जिसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं जे वेंकटरमो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जे वेंकटरमो। और जे वेंकटरमो ने किसका स्थान लिया है? सुरेश सेठी का स्थान लिया है। और रवि संतानम और दिनेश कुमार खारा भी हाल ही में सुर्खियों में रहे, तो वो कौन है? वो आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं जे वेंकटरमो, लेकिन जे वेंकटरमो किसका स्थान लेंगे? सुरेश सेठी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक कब लॉन्च किया था? तो याद रखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 2018 में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने लॉन्च किया था। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? और हम ऑप्शन की बात करें तो रवि संतानम, जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, रवि संतानम हाल ही में सुर्खियों में रहे क्योंकि द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ में शामिल एकमात्र भारतीय है। ओके। और दिनेश कुमार खारा वो हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहे? एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं और रजनीश कुमार का स्थान लिया है दिनेश कुमार खारा ने। और एसबीआई बैंक ने चरणजीत अत्रा को अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है। और यह सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कोझिकोड को वायनाड से जोड़ने वाली एक सुरंग परियोजना की शुरुआत किसने की? यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों वायनाड और यहां पर है कोझिकोड। और दोस्तों यहां जो इलाका है वो है वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट। और यहां पर एक सुरंग बनाई जाएगी। तो इस सुरंग को बनाने का जो उद्घाटन है, शुरुआत है परियोजना, तो इसका उद्घाटन किया है पी विजयन ने, यानी कि केरल के मुख्यमंत्री ने। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, पिनाराई विजयन बोले तो केरल के मुख्यमंत्री, और उन्होंने इस परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया। तो देखो 7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग, जिसे देश की तीसरी सबसे लंबी सुरंग बताया जा रहा है, पश्चिमी घाट के संवेदनशील वनों एवं पहाड़ियों को काटकर बनाई जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क का एक भाग है। और इसका उद्घाटन पी विजयन ने किया है। इस सुरंग के समापन बिंदु मारीपूजा थिरुवंबदी ग्राम पंचायत कोझिकोड में है और कल्लड़ी मेपाड़ी पंचायत वायनाड में है। यहां मैं आपको लोकेशन के जरिए समझाना चाहूंगा। तो यहां पर है केलाड़ी लिखा है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वायनाड, और यहां लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोझिकोड, और यहां पर इसका एक दूसरा बिंदु है। तो यहां पर वेस्टर्न घाट में यह सुरंग बनाई जाने वाली है। और यह क्षेत्र मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस तरह का यह है वेस्टर्न घाट। और यह क्षेत्र वायनाड और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच फैले एक हाथी कॉरिडोर का हिस्सा है। एक हाथी कॉरिडोर का हिस्सा भी है यह क्षेत्र। 9वां क्वेश्चन, किसके मतानुसार वर्ष 2021 तक पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में होंगे? कोविड-19 के चलते हाल ही में विश्व बैंक ने एक अनुमान लगाया है कि 2021 तक पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीब की चपेट में होंगे। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। और काफी चिंता का विषय, क्योंकि विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष 8 करोड़ 80 लाख से 11 करोड़ 50 लाख तक अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे में आ जाएंगे। और वर्ष 2021 तक यह संख्या बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों यहां बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? विश्व बैंक के वर्तमान मुखिया कौन है? ऐसे ही बड़ी फैक्ट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा पंपन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंपन द्वीप वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और यह पंपन द्वीप सुर्खियों में क्यों रहा? तमिलनाडु में पंपन द्वीप को रामेश्वर में मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऐतिहासिक पंपन पुल पर रेलवे सेवा अगले आदेश तक हाल ही में स्थगित कर दी गई है और इसकी मरम्मत की जा रही है।
यानी कि मरम्मत तो की जा रही है, लेकिन एक नए पुल का भी उद्घाटन वहां पर किया जाने वाला है। तो मदुरई रेलवे मंडल ने बताया है कि मरम्मत कार्य के कारण 2 किलोमीटर लंबे इस पुल पर रेल यातायात बंद किया गया है और इसके साथ एक नए पुल का भी निर्माण किया गया है और 2018 में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इसकी आधारशिला भी रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पंपन में नए पुल पर कार्य का उद्घाटन किया था और पंपन पुल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। तो यहां पुराने की मरम्मत और जब तक नया यह पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। 11वां क्वेश्चन, मैग्नेटिक नैनो फाइबर से बना बैंडेज किसके उपचार के लिए विकसित किया गया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा है मैग्नेटिक नैनो फाइबर से बना एक बैंडेज और त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए इसे विकसित किया गया है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। लेकिन इस बैंडेज को किसने विकसित किया है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक नैनो फाइबर से बना बैंडेज किसने विकसित किया है? कर्नाटक में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने, जो इमेज में देख सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण बैंडेज के विकास में बायोसिस्टम्स विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र और मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन विभाग के शोधार्थियों ने भी मदद की है और इसे विकसित किया गया है। तो त्वचा के कैंसर का उपचार इसमें किया जा सकता है। और प्रयोग में शामिल हुई शिल्पी जैन का कहना है कि नैनो फाइबर्स मैग्नेटिक बैंडेज एक नावीन्यपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिससे स्किन कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में गाजियाबाद के मोदी नगर में आइकोनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? पहले तो ये आप लोकेशन देखिए, गाजियाबाद मोदी नगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र जिसका उद्घाटन किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया और इस संयंत्र में प्रतिदिन 150 टन उत्पादन की क्षमता है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और आपको भी पता है कि कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की हमारे भारत देश में बहुत ही जरूरत है। तो इस प्लांट में 1000 टन ऑक्सीजन के भंडारण की भी क्षमता है जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जब सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों के लोगों के लिक्विड ऑक्सीजन के लिए परेशानी अब नहीं झेलनी पड़ेगी, जिसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान कहां शुरू किया गया? कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन मध्य प्रदेश। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान की बात करें तो किस उद्देश्य से यह अभियान चलाया जाएगा? कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए। और यह अभियान कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक यह अभियान चलेगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों हमारे भारत देश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, साल 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसको प्रदान नहीं किया गया? हार्वे जे अल्टर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का प्रदान नहीं किया गया। तीनों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तीनों को संयुक्त रूप से यह 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसका सही आंसर दिया है टोयोटा आलाबाई, पारुल राठवा, नीलेश पाटनवाड़िया, गुरु मंत्र एकेडमी, हेतल पटेल, जगिन बाग फ्रॉम ओडिशा से, सोलंकी जयश्री और प्रज्वल कामले फ्रॉम दोस्तों महाराष्ट्र वर्धा से है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जगिन बाग वो ओडिशा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। अरबाज खान, रेखा नीनामा, वाला संजय, कपिल ठाकुर, राकेश कुमार, विश्व मेवाड़ा, चेतन जे राजपूत,
दीपा चौधरी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ चुडासमा मोहन, तस्लीम कुरैशी, मकवाना प्रेम जी, मयूरी भावसार, पंचाल कंदर्प और प्रिया पटेल, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। अमजद अली खां को किस घराना के शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है? दोस्तों, आपको भी पता है कि हाल ही में अमजद अली खां क्यों सुर्खियों में रहे, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। तो आपको बताना है कि अमजद अली खां वो किस घराना से ताल्लुक रखते थे। और दोस्तों, सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, क्वालिटी की दृष्टि से हमारा यह वीडियो आपको बेस्ट लगा है तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।